गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे CNT एक्ट के डिफरेंट चैप्टर्स और इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं CNT एक्ट के चैप्टर 1 को। CNT एक्ट के चैप्टर 1 में जो चैप्टर 1 है, इसमें चैप्टर 1 में 1 से 3 सेक्शंस हैं, 1 2 3। एक से 3 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 1। चैप्टर 1 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन जब भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोग सेक्शन लिखेंगे हिंदू अरेबिक में, और चैप्टर्स लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे उसको अरेबिक रोमन में, सॉरी। अब हम लोग सेक्शन 1 में क्या है इसमें, तो इस अधिनियम में ये जो एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका शीर्षक क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो इसमें लिखा गया है इस अधिनियम का नाम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट होगा, और फिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये सेक्शन 1 बोलता है कि इस एक्ट का नाम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट होगा और यह संपूर्ण छोटा नागपुर में लागू होगा। संपूर्ण छोटा नागपुर मतलब होल छोटा नागपुर में लागू होगा। और संपूर्ण छोटा नागपुर में लागू होगा, और इसमें जो नगर पालिका है, क्षेत्र है, वहाँ भी लागू होगा, नगर पालिका में भी लागू होगा, और साथ में जो फौजी छावनी है वहाँ भी लागू होगा। मतलब गांव और शहर दोनों जगह यह संपूर्ण छोटा नागपुर में इस एक्ट का प्रभाव होगा। अब जिस समय एक्ट बना था उस समय जो झारखंड क्षेत्र था, इस झारखंड क्षेत्र का जो वाइडर क्लासिफिकेशन था उसमें 2 प्रमंडल होते थे, 2 कमिश्नरी होते थे, एक छोटा नागपुर और दूसरा संथाल परगना। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, छोटा नागपुर जो कमिश्नरी है ये अनेक भागों में बट गया है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और फिर कोल्हान प्रमंडल। तो इन क्षेत्रों में यह अधिनियम या कानून 11 नवंबर 1908 से लागू है। ये सेक्शन 1 कहता है चैप्टर 1 का। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 2, धारा 2। ठीक है ना, धारा 2 ये क्या बोलता है, इसमें है कि इसमें डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है। इसमें अनेक शब्द हैं जिसको परिभाषित किया गया है। इसलिए परिभाषित किया गया है कि जब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा, इसका एप्लीकेशन होगा, तो उस समय उस टर्म का क्या वहाँ पर अर्थ होगा। इसमें हम लोग एक टर्म देखेंगे काश्तकार, जिसको हम लोग बोलते हैं टेनेंट, और इसी से ये कानून का नाम रखाया है टेनेंसी, टेनेंट। अंग्रेजी में काश्तकार, हिंदी में काश्तकार, अंग्रेजी में टेनेंट। अब टेनेंट किसको कहते हैं, वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो या भूमि रखता हो, भूमि को होल्ड करता हो या भूमि को पजेस करता होगा किसी अन्य व्यक्ति के अधीन, और इसके बदले में अन्य व्यक्ति को लगान देता हो, मतलब रेंट देता हो। तो वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन ज़मीन को पजेस कर रहा है, ज़मीन का मालिक कोई और है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उसको होल्ड कर रहा है, उसको पजेस कर रहा है, और उसके बदले में जो ज़मीन का मालिक है उसको क्या दे रहा है, उसको दे रहा है रेंट, लगान। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे काश्तकार। ये काश्तकारी की परिभाषा है। सेक्शन 2 के बाद, हाँ, सेक्शन 2 में काश्तकार की परिभाषा के बाद अगला जो परिभाषा है वो है टेन्योर होल्डर। 2 में ही अगला जो हम लोग टर्म देखेंगे वो है टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसके अधीन कोई काश्तकार ज़मीन धारण करता हो।
जो ज़मीन धारण करने वाला है वो काश्तकार कहलाएगा, और जिसके अधीन धारण कर रहा है वो कहलाएगा टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर का मतलब होता है मोड ऑफ राइट्स इन लैंड। किसी ज़मीन में जो मालिकाना हक है उसका क्या तरीका है, उसको बोलते हैं टेन्योर, और उसको धारण करने वाला व्यक्ति कहलाएगा टेन्योर होल्डर। तो जो व्यक्ति ज़मीन धारण कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति के अधीन वो काश्तकार है, और उसके बदले में वो अन्य व्यक्ति को रेंट दे रहा है, और जिस व्यक्ति के अधीन ज़मीन धारण कर रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, टेन्योर होल्डर। ये स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद एक टर्म है सेक्शन 2 में ही, क्योंकि ये सब शब्द आपको आगे डिफरेंट सेक्शंस में एप्लीकेशन के आधार पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपका कोड़कर। कोई ऐसी ज़मीन जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट मतलब जिस पर खेती नहीं होती है, बंजर है, या फिर अनकल्टिवेटेड है, जिस पर कोई खेती नहीं होती है। अगर ऐसी ज़मीन को कोई रैयत स्वयं तैयार करता है, किसके लिए, धान के खेत के रूप में, पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान के खेत के रूप में अगर उसको डेवलप कर रहा है, तैयार कर रहा है, तो ऐसी ज़मीन को ही क्या बोलेंगे, जो वेस्ट लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, और रैयत उसको स्वयं तैयार कर रहा है धान के खेत के लिए, धान की खेती के लिए। इसको बोलेंगे कोड़कर। इसी को बोलते हैं कोड़कर। इसके बाद और कुछ क्षेत्रों में इसको कोड़कर को ही बहबाला भी बोलते हैं, खंडवत भी बोलते हैं, जल शासन भी बोलते हैं, और अरियत भी बोलते हैं। क्लियर है? जो कोड़कर ज़मीन है उसी को कुछ क्षेत्र में, छोटा नागपुर के, उसको बहबाला भी बोला जाता है, खंडवत भी बोला जाता है, जल शासन भी बोला जाता है, और अरियत भी बोला जाता है। अगला टर्म है इसी सेक्शन 3 में, अगला टर्म है आपका लगान या मालगुजारी, जिसको हम लोग बोलते हैं लगान या मालगुजारी। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेंट। कोई भी काश्तकार है, काश्तकार किसको बोलते हैं, जो खेती करता है और इसके बदले में टेन्योर होल्डर को रेंट देता है। तो काश्तकार के द्वारा ज़मीन का दखल और उपयोग के लिए ज़मींदार को जो रेंट दिया जाता है, टेन्योर होल्डर मतलब ज़मींदार, वो रेंट क्या कहलाएगा, जो लगान दे रहा है और जो रेंट दे रहा है, और वो जो खेती के बदले में ज़मींदार को जो रेंट दे रहा है वो नगद भी हो सकता है, कैश के रूप में भी हो सकता है, और जिन्स मतलब फसल के रूप में भी हो सकता है। तो जो रेंट दे रहा है या जो खेती के बदले, ज़मीन का उपयोग करने के बदले, ज़मीन को धारण करने के बदले जो ज़मींदार को कैश या जिन्स दिया जा रहा है काश्तकार के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड रेंट। उसी को बोलते हैं रेंट, या उसी को बोलते हैं लगान भी और मालगुजारी भी। आज के समय में ज़मींदार झारखंड सरकार है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ज़मींदारी सिस्टम का उन्मूलन हो चुका है, ज़मींदारों का उन्मूलन हो चुका है। तो अंग्रेज के समय क्या होता था, जो किसान होता था, काश्तकार होता था, वो ज़मींदार को टैक्स देता था और वो ज़मींदार जमा करता था सरकार को। आज ये जो इंटरमीडियरी है ज़मींदार के रूप में, ये समाप्त हो चुका है। अब सीधा हम लोग टैक्स देते हैं किसको, झारखंड सरकार को। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ज़मींदार कौन है, झारखंड सरकार। और हम लोग जो किसान उस पर ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, हम लोग झारखंड सरकार के रैयत हैं, और इसके बदले में हम लोग झारखंड सरकार को मालगुजारी भरते हैं। गांव में आप देखते होंगे कृषि ज़मीन पर मालगुजारी दिया जाता है। अब एक टर्म है लैंडलॉर्ड। अगला जो टर्म है इसी सेक्शन में, सेक्शन 3 में ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अगला जो टर्म है वो है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जिसको हम बोलते हैं भूस्वामी। वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार ज़मीन धारण करता है, वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार ज़मीन धारण करेगा वो क्या कहलाएगा, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। और यहीं पर डेफिनेशन में बोला गया है कि वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार ज़मीन धारण करता है, और फिर बोला गया है वहीं पर कि और इसमें सरकार शामिल है।
और ये किसको इंक्लूड करेगा? गवर्नमेंट को, क्योंकि अब ज़मींदार रह नहीं गए हैं, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो आज सरकार ही ज़मींदार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो टर्म है वो है डीसी, उपायुक्त या कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर। सेक्शन 3 में अगला टर्म है डेप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। चूँकि झारखंड के सभी 24 ज़िलों में या तो CNT एक्ट लागू है या SPT एक्ट लागू है, और ये दोनों एक्ट जनजातीय भूमि से संबंधित हैं। और इसके लिए यहाँ के 24 जिला के जो प्रशासनिक प्रमुख हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि उनकी अनुमति के बगैर ऐसे ज़मीन का, ऐसी भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है। इसलिए इन 24 जिलों में क्या कहा जाता है? जिला के प्रशासनिक हेड को, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को डेप्यूटी कमिश्नर मतलब उपायुक्त या कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब है कि सेक्शन 3 में उपायुक्त को कैसे डिफाइन किया गया है CNT एक्ट के तहत। तो इस कानून में उपायुक्त का कार्य जो भी संपन्न करेगा, चाहे वो DC खुद किसी डिप्टी कलेक्टर को, डेप्यूटी कलेक्टर को उसके लिए डेलीगेट कर दे, या फिर राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करे, तो या अधिकृत करे किसी रेवेन्यू ऑफिसर को, तो इसके अधीन, डिप्टी कमिश्नर के अधीन जो भी डेप्यूटी कलेक्टर होंगे, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं, उप समाहर्ता, क्योंकि DC जो होता है वो समाहर्ता होता है, तो उसके अधीन है, इसलिए डेप्यूटी कलेक्टर हैं। जैसे आपकी जब नियुक्ति होगी प्रशासनिक सेवा के लिए, तो आप क्या कहलाइएगा? डेप्यूटी कलेक्टर कहलाइएगा। तो अगर DC जो है बहुत सारा काम उसके पास होता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो किसी डेप्यूटी कलेक्टर को डेलीगेट कर देता है कि मेरे बिहाफ में तुम CNT एक्ट के इस प्रावधान को देखो। या फिर अगर राज्य सरकार किसी रेवेन्यू ऑफिसर को, राजस्व अधिकारी को अगर इसके लिए ऑथोराइज कर रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर को, राजस्व अधिकारी को अगर इसके लिए ऑथोराइज कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? ये भी माने जाएंगे कि ये डेप्टी कमिश्नर के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो ये भी डेप्टी कमिश्नर की तरह ही हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं, CNT एक्ट का चैप्टर 2। इसमें जो सेक्शंस हैं वो 4 से 8 हैं। कितने सेक्शंस हैं? सेक्शंस 4 to 8। चैप्टर 2 में धाराएं हैं 4 से 8। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है, इसमें क्लास ऑफ टेनेंट्स की बात की गई है। जो काश्तकार हैं उनका कौन कौन सा श्रेणी होगा। मतलब सेक्शन 4 में काश्तकारों को अलग अलग श्रेणी में, कैटेगरी में बांटा गया है। अब ये सेक्शन 4 में कौन कौन से कैटेगरी हैं टेनेंट्स के, काश्तकार के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ये क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला ये बोलता है टेन्योर होल्डर, और हमने पिछले सेक्शन में बताया था कि टेन्योर होल्डर का मीनिंग क्या होता है। टेन्योर होल्डर भी काश्तकार ही हैं, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली सरकार के अधीन ज़मीन को धारण कर रहे हैं और फिर काश्तकार को उस ज़मीन पर बैठा रहे हैं और उससे लगान ले रहे हैं। इसलिए टेन्योर होल्डर भी क्या कहलाएंगे? ये टेन्योर होल्डर भी क्या है? एक तरह से काश्तकार हैं, क्योंकि वो भी टैक्स को कलेक्ट करके फिर सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका क्लासिफिकेशन में, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, हाँ, और टेन्योर होल्डर में एक चीज़ और जान लीजिए कि टेन्योर होल्डर का जो नाम है वो आपको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट 1869 के अंतर्गत बनी पंजी में दर्ज है। 1869 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1869 के अंतर्गत जो रजिस्टर तैयार किया गया था उसमें इनका नाम दर्ज है टेन्योर होल्डर का। लेकिन
ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1869 का, इसमें मुंडारी खुट कटीदार शामिल नहीं है, इनको बिल्कुल अलग रखा गया है। मुंडारी खुट कटीदार शामिल नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब अगला जो टर्म है, ये अगला जो क्लास है टेनेंट्स का, अगला जो प्रकार है, श्रेणी है, पहला हमने बताया टेन्योर होल्डर, दूसरा श्रेणी इसमें बोला गया है रैयत। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है रैयत। अब रैयत किसको कहते हैं? तो वैसा व्यक्ति जो खेती के लिए, काश्त के लिए, काश्त मतलब खेती के लिए, किसी प्रोप्राइटर या जमींदार या मुंडारी खुटकटीदार के अधीन जमीन धारण करता है और उस पर खुद खेती करे, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेती करे, भाड़ा का नौकर के साथ खेती करवाए या फिर साझेदारी में खेती करे, ये सभी जो हैं वो रैयत कहलाएंगे। क्योंकि ये किसके अधीन खेती कर रहे हैं? प्रोप्राइटर या जमींदार या मुंडारी खुटकटीदार। यहाँ एक चीज़ हम आपको स्पष्ट करेंगे कि मुंडारी खुटकटीदार जो हैं, वैसा मुंडा जो ज़मीन का वास्तविक मालिक है, वह और उसके नर वंशज के सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से मुंडारी खुटकटीदार कहलाएंगे और इनका सामूहिक अधिकार होगा ऐसी भूमि पर। लेकिन मुंडारी खुटकटीदार को अपनी ज़मीन पर रैयत को बैठाने का अधिकार है। वो किसी व्यक्ति को खेती के लिए ज़मीन दे सकता है और वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है जिसको मुंडारी खुटकटीदार अपनी ज़मीन पर रैयत के रूप में स्थापित कर रहा है। और ये रैयत जो है वो टैक्स देगा सरकार को नहीं, वो लगान देगा या कर देगा किसको? मुंडारी खुटकटीदार को। तो मुंडारी खुटकटीदार भी एक तरह का टेन्योर होल्डर होता है, ठीक है, और उसके अधीन, और उसे मुंडारी खुटकटीदार को अपने अधीन रैयत को बैठाने का या रैयत को ज़मीन देने का अधिकार है। अब है ये रैयत की परिभाषा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि प्रत्येक रैयत जो है वो काश्तकार है, क्योंकि खेती किसी के अधीन ज़मीन को धारण कर रहा है खेती के लिए और उसके बदले में टैक्स दे रहा है, लगान दे रहा है। तो रैयत जो है वो काश्तकार की श्रेणी में आएगा। लेकिन सभी काश्तकार रैयत नहीं हैं, क्योंकि काश्तकार की अलग अलग श्रेणियां हैं। तो प्रत्येक रैयत जो है काश्तकार है, लेकिन सभी काश्तकार रैयत नहीं हैं, क्योंकि काश्तकार की श्रेणी में पहला हमने बताया था टेन्योर होल्डर, दूसरा बता रहे हैं हम रैयत। अब रैयत भी इसमें 3 तरह का होगा। इसमें जो रैयत है, पहला इसका जो कैटेगरी है, इसका क्लासिफिकेशन है वो है कायमी रैयत। कायमी रैयत, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत। ऑक्यूपेंसी रैयत मतलब वैसा रैयत जिसका ज़मीन पर अस्थायी अधिकार हो, और अस्थायी अधिकार में ज़मीन के अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, बेच सकता है, बंधक लगा सकता है, ठीक है, किसी को गिफ्ट दे सकता है। ये राइट टू ट्रांसफ़र उसको होता है ऑक्यूपेंसी रैयत को। और साथ ही क्या है, इसका इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब ये जो वंशज हैं उनमें हस्तांतरित हो जाएगा, वंशानुक्रम में ये स्थानांतरित होता जाएगा। दूसरा है गैर कायमी रैयत। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है गैर कायमी रैयत। मतलब गैर कायमी रैयत का मतलब हुआ नॉन, ये दूसरा रैयत का क्लासिफिकेशन है, ऑक्यूपेंसी रैयत। इसे जमीन को धारण करने का कायमी रैयत की तरह अधिकार नहीं है। मतलब जो अधिकार ज़मीन को होल्ड करने का कायमी रैयत को है कि वो ट्रांसफ़र होगा, कर सकता है, उसका इनहेरिटेंस होगा, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत में ऐसा अधिकार
रैयत को नहीं होता। ठीक है, अस्थाई अधिकार नहीं होता है। और तीसरा जो इसका है रैयत, वह है खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। तीसरा रैयत हैविंग खुटकटी राइट्स, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। अब इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे में, जब कैडेस्ट्रल सर्वे शुरू हुआ तो रांची जिला के पश्चिमी भाग में जो भूइंहरी ज़मीन का एंट्री होना था उसमें कुछ ज़मीन छूट गया। ठीक है, तो कुछ ज़मीन का उसमें रिकॉर्ड नहीं लिया गया, कुछ ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाया। ठीक है, उसका एंट्री छूट गया। तो जो एंट्री छूट गया, ऐसी ज़मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ज़मीन को ही बोलते हैं खुटकटी, ऐसे ज़मीन के मालिक को हम लोग क्या बोलते हैं, खुटकटी रैयत या खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, जिसका उल्लेख सेक्शन 7 में है। ये भी गांव का मूल प्रवर्तक है, ये भी ओरिजिनल फाउंडर है। लेकिन क्या हुआ, जब कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा था तो कुछ जो रांची जिला का पश्चिमी भाग का जो कुछ भूइंहरी ज़मीन था उसका एंट्री नहीं हो पाया, और बाद में इसको खुटकटी रैयत या खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत की श्रेणी में शामिल किए गए, जिसका उल्लेख है आपको CNT एक्ट के सेक्शन 7 में। और ऐसे 938 जब फिर सर्वे हुआ तो 938 खुटकटी रैयत दर्ज किए गए। 938 खुटकटी रैयत। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 6। ये चैप्टर 2 में ही सेक्शन 6 हम लोग देखते हैं। इसमें रैयत शब्द का क्या अर्थ होगा, इसका उल्लेख है। तो ऐसा व्यक्ति जो काश्त के लिए, खेती के लिए किसी प्रोप्राइटर मतलब मालिक या ज़मींदार या मुंडारी खुटकटीदार के अधीन ज़मीन धारण करता है या धारण करने का हक पाया हो, अधिकार रखता है। और ऐसा रैयत को ये छूट दिया गया है कि खुद खेती करे, परिवार के साथ खेती करे, भाड़ा का नौकर से खेती करवावे या साझेदारी में खेती करे। और एक चीज़ यहाँ स्पष्ट किया गया है, खेती के अलावा अगर अन्य किसी उद्देश्य के लिए ज़मीन का उपयोग हो रहा है तो रैयत नहीं माना जाएगा। रैयत का मतलब होता है किसान जो खेती करता है। अब यहाँ पर इस सेक्शन में 6 में हम लोग एक दो चीज़ और देखेंगे। जो भूत खेता ज़मीन होता है, डाली कटारी होता है, पहनई होता है, महतोई होता है, भूइंहरी होता है, मझियस होता है, ये जो ज़मीन की श्रेणियाँ हैं ये काश्तकारी की श्रेणी में नहीं आती, ये टेनेंसी की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि ये किसकी श्रेणी में आती हैं, टेन्योर की श्रेणी में आती हैं। इसको टेन्योर मानेंगे, इसको हम लोग टेनेंट या रैयत नहीं मानेंगे। इस बात को आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब ये जो टर्म्स है इसको भी देख लीजिए क्या होता है। तो पहला टर्म हम बोल रहे हैं भूत खेता। गांव की वैसी ज़मीन जो पाहन को दे दी जाती है और उससे जो उपज होता है गांव के सब लोग उसमें सहयोग करेंगे और उससे जो उपज होगा वो गांव के देवता की पूजा में उपयोग होता है। तो पाहन को सेवा प्रदान करने के लिए जो भूमि मिलती है वो क्या है, भूत खेता है। और ऐसी भूमि को सेवा भूमि बोलते हैं, सर्विस लैंड। और इस भूमि का ट्रांसफ़र खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। दूसरा है डाली कटारी। डाली कटारी में भी यही होता है, जो ज़मीन ग्राम देवता की पूजा के उपयोग के लिए, फसल उगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। महतो जो सेवा प्रदान करता है, महतो क्योंकि गांव का वो एक तरह से प्रशासनिक हेड है, तो महतो को भी कुछ ज़मीन दी जाती है। और महतो जब तक पोस्ट पर है तब तक वो ज़मीन उसके नियंत्रण में होगा। जब वो नहीं रहेगा तो फिर जो नया महतो आएगा उसके नियंत्रण में चला जाएगा। उसके बाद है भूइंहरी ज़मीन, जिसको हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। उसके बाद है मझियस। मझियस मतलब ज़मींदार के खास जोत चास में जिस ज़मीन पर ज़मींदार खेती करता था
या करवाता था वो कहलाएगा मझियस ज़मीन। क्योंकि ज़मींदार के पास दो तरह की ज़मीन होती थी, एक है मझियस, एक ज़मीन होता था मझियस जो मझियस जो ज़मींदार के खास दखल में था और जिस पर खेती होती थी, खास दखल में खेती की ज़मीन। और दूसरा होता था गैर मजरूआ। गैर मजरूआ इसको बोलते हैं खास या मालिक। गैर मजरूआ खास बोलिए या मालिक बोलिए। मालिक मतलब ये भी ज़मींदार के खास दखल में है, खास दखल में, लेकिन ये क्या है, खास दखल में होता था लेकिन खेती के लिए क्या होता था, अनुपयुक्त। खेती के लिए ये उपयुक्त नहीं होता था, अनुपयुक्त। इसी को बोलते हैं गैर मजरूआ खास या मालिक। तो ये रैयत सेक्शन 6 में क्या बोल रहा है इसको हमने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 7। इसी में बोलता है, इसमें बोलता है खुटकटी हक प्राप्त रैयत। सेक्शन 7 क्या बोलता है, खुटकटी हक या खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हुआ ओरिजिनल फाउंडर, मतलब गांव का मूल प्रवर्तक, गांव का मूल प्रवर्तक और उसके नर वंशज, और उसके नर वंशज। हम पहले बता चुके हैं कि भूमिहरी ज़मीन का जो रिकॉर्ड छूट गया था, बाद में उसी को बोला गया खुटकटी हक प्राप्त रैयत सेक्शन 7 में। मतलब वैसा रैयत जिसे गांव के मूल प्रवर्तक और उसके नर वंशजों के द्वारा जंगल को काटकर कृषि योग्य बनाई गई भूमि के अधिभोग, मतलब उसको ऑक्युपाई करने का हक हो। और ऐसे खुटकटी ज़मीन को जो खरीदेगा, जो इसको बायर होगा, जो खरीदेगा उसको खुटकटी हक नहीं मिलेगा। मतलब खुटकटी हक, खुटकटी ज़मींदार के खरीदार को खुटकटी हक प्राप्त नहीं होता। ये ज़मीन बिकेगा, खुटकटी हक प्राप्त रैयत की ज़मीन बिकेगा, लेकिन इसमें जो खरीदेगा उसको खुटकटी हक उसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 8। इसमें मुंडारी खुटकटीदार शब्द का के अर्थ का उल्लेख है। किसको मुंडारी खुटकटीदार कहेंगे? तो ऐसा मुंडा व्यक्ति जिसने सबसे पहले जंगल को काटा और खेती के लायक बनाया, गांव बसाया, वो मूल प्रवर्तक और उसके जो नर वंशज होंगे वो सभी सामूहिक रूप से मुंडारी खुटकटीदार कहलाएंगे। ठीक है, मुंडारी खुटकटीदार कहलाएंगे। और ऐसी ज़मीन को ही बोलेंगे मुंडारी खुटकटीदारी ज़मीन। मतलब पूरे खूंट, मतलब वंश को सामूहिक रूप से ऐसी ज़मीन का अधिकार होगा जिस ज़मीन को किसी मुंडा व्यक्ति ने, जो गांव का मूल प्रवर्तक, सबसे पहले जंगल को काट के खेती लायक बनाया। और एक बात यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि मुंडारी खुटकटीदार जो है वो न तो रैयत की श्रेणी में शामिल किया गया है, न तो रैयत की श्रेणी में शामिल किया गया है, और न ही वो न तो रैयत है और न ही वो ज़मींदार है, बल्कि वो एक स्पेशल क्लास ऑफ, उसको बोलते हैं काश्तकार, विशेष वर्ग का काश्तकार। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि रैयत की 3 श्रेणियां हैं, कायमी रैयत, गैर कायमी रैयत और खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। इसके बाद जो रैयत का, हाँ रैयत हो गया, उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन है काश्तकार का वो है दर रैयत, अंडर रैयत।
वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य रैयत के अधीन खेती करता है, जोत करता है, क्या कहलाएगा? उस रैयत के लिए जिसके अधीन वो खेती कर रहा है दर रैयत या अंडर रैयत कहलाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। और मुंडारी खुटकटीदार, अगला जो क्लास ऑफ टेनेंट्स है वो है मुंडारी खुटकटीदार। ठीक है, बीच में सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ाया है, इसको हम स्किप कर गए थे, तो इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार फिर हम रिपीट कर देंगे। और मुंडारी खुटकटीदार वैसा मुंडा व्यक्ति जिसने जंगल को काटा, खेती के लायक बनाया, वह और उसके जितने भी नर वंशज होंगे, मेल डिसेंट, वो सामूहिक रूप से उसके मालिक होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 5। हमने सेक्शन 6, 7, 8 का जिक्र इसलिए कर दिया था कि ये जो क्लास ऑफ टेनेंट्स हैं उसमें उनकी बात थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक डायग्राम से इसको हम समझाएंगे। जो क्लास ऑफ टेनेंट्स हैं, अल्टीमेटली जो ज़मीन होता है उसका कोई मालिक होगा, वो प्रोप्राइटर या मालिक कहलाएगा। अब ये जो प्रोप्राइटर या मालिक हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? टेन्योर होल्डर डिफाइन कर चुके हैं ऊपर में, हम डायग्राम केवल बना रहे हैं। उसके बाद आएगा रैयत, जो हमने क्लासिफाई किया अभी। रैयत में फिर आ जाएगा आपको 3 श्रेणी का, कायमी, गैर कायमी और उसके बाद है आपको खुटकटी हक प्राप्त रैयत या खुटकटी अधिकार, खुटकटी अधिकार या हक प्राप्त रैयत। अब इसके बाद आ जाएगा आपको दर रैयत। ये 4 श्रेणी हमने बताया है, दर रैयत। और जो अंतिम श्रेणी है वो है आपको मुंडारी खुटकटीदार। अब है जो सेक्शन 5 है, जो सेक्शन 5 है उसमें क्या है? टेन्योर होल्डर्स किसको कहते हैं, इसका उल्लेख है। टेन्योर होल्डर मतलब इसको ज़मींदार भी कहेंगे। वैसा व्यक्ति जो अपने प्रोप्राइटर से, मतलब उस समय ब्रिटिश सरकार ही प्रोप्राइटर थी, लगान वसूलने और खेती के लिए ज़मीन पर काश्तकार को स्थापित करने का हक रखता है। मतलब ऐसे ज़मींदारों को, ऐसे ज़मींदार के वंशज भी ज़मींदार की श्रेणी में आएंगे। और 1869 के छोटानागपुर टेन्योर एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर बना है उसमें ज़मींदारों का नाम दर्ज है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 6। इसमें रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है इसका उल्लेख है, जो हम पहले बता चुके हैं जब हम लोग सेक्शन 4 में बात कर रहे थे क्लासेज ऑफ टेनेंट्स के बारे में। रैयत का मतलब क्या हुआ? जो खेती के लिए, कास्ट का मतलब होता है खेती के लिए, किसी प्रोप्राइटर या ज़मींदार या मुंडारी खुटकटीदार के अधीन ज़मीन धारण करने का हक रखता है। और ऐसा रैयत स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा या फिर भाड़ा के नौकर या फिर साझेदार के साथ मिलकर खेती कर सकता है या करवा सकता है। अर्थात रैयत जो है वो किसी प्रोप्राइटर या ज़मींदार या मुंडारी खुटकटीदार से खेती के लिए ज़मीन प्राप्त करता है, और खेती के अलावा अगर अन्य उद्देश्य के लिए ज़मीन का उपयोग कर रहा है तो वो रैयत नहीं कहलाएगा। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक रैयत काश्तकार है, लेकिन सभी काश्तकार रैयत नहीं होते। और हमने इसी संदर्भ में बताया था कि भूत खेता ज़मीन जो होती है, डाली कटारी होती है, पहनई ज़मीन जो होती है, पाहन को जो दी जाती है सेवा के लिए, महतों को जो दी जाती है महतोई ज़मीन, भुइहरी ज़मीन, मझियस जो ज़मींदार के खास जोत चास में होती है जिस पर ज़मींदार खुद खेती करता है या करवाता है, ये सब काश्तकारी की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि ये टेन्योर की श्रेणी में शामिल है ये ज़मीन सब। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 में रैयत सेविंग खुटकटी राइट्स,
वैसा रैयत जिसको खुदकटी अधिकार प्राप्त है उसके अर्थ का उल्लेख किया गया है कि हम लोग खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत किसको मानेंगे। और हमने पहले बताया कि कैडेस्ट्रल सर्वे में जिन लोगों का नाम छूट गया था भूइंहरी इलाकों में, उन्हीं को खुदकटी रैयत या खुदकटी हक प्राप्त रैयत की संज्ञा दी गई। ये भी गांव के मूल प्रवर्तक होते हैं और ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द विलेज होते हैं, और इनके जो नर वंशज हैं वो भी खुदकटी हक प्राप्त रैयत की श्रेणी में शामिल होंगे, क्योंकि इन्होंने ही जंगल को काटकर सबसे पहले खेती के लायक बनाया है। लेकिन ऐसे खुदकटी ज़मींदार के खरीदार को, ऐसे खुदकटी ज़मीन को बेचा जा सकता है क्योंकि ये रैयत का ज़मीन हो गया, खुदकटी हक प्राप्त रैयत। लेकिन खरीदने वाले को खुदकटी हक प्राप्त फिर नहीं होगा। खुदकटी हक उसी को प्राप्त होगा वैसे रैयत को जो मूल प्रवर्तक है या फिर उसका नर वंशज है, मेल डिसेंट है, क्योंकि ट्राइबल में ज़मीन का अधिकार फीमेल को नहीं होता है, झारखंड के किसी भी ट्राइब में। उसके बाद है सेक्शन 8 जिसका जिक्र पहले भी हुआ है, मुंडारी खुदकटीदार शब्द का क्या अर्थ होता है इसका उल्लेख है। वैसा मुंडा व्यक्ति, यहाँ पर स्पेसिफाई करके हम बता रहे हैं, वैसा मुंडा व्यक्ति जिसने सबसे पहले जंगल को काट करके खेती के लायक बनाया, उसका और उसके नर वंशज का सामूहिक रूप से ऐसी भूमि पर अधिकार होता है। इसी को बोलते हैं मुंडारी खुदकटीदारी। अर्थात मुंडारी खुदकटीदार न तो रैयत है और न ही ज़मींदार। चूँकि वह रैयत नहीं है इसलिए लगान नहीं देता है। मुंडारी खुदकटीदार अपने अधीन प्रजा या रैयत को बैठा सकता है जिससे वह लगान पाने का हक रखता है। मुंडारी खुदकटीदार का रैयत कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की सेक्शन 8 तक। अब हम लोग अगले क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उस पर बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो निश्चित तौर पर आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।